हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी ऑडिटर का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 2021 में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें टोटल 150 प्रश्न आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो प्रभारी अंग्रेज अधिकारी का मतलब यहाँ पे है कमिश्नर से, चीफ कमिश्नर यानी मुख्य आयुक्त कौन था? तो 11 मई 1857 को जब मेरठ से विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे तब दिल्ली के जो मुख्य आयुक्त थे वो था साइमन फ्रेजर। कहीं कहीं आपको मिलेगा लेफ्टिनेंट विलोबाई, जिसको बोलते हैं विल्गोबाई। तो ये उस समय दिल्ली में शस्त्रागार का प्रभारी था, न कि चीफ आयुक्त, चीफ कमिश्नर था। और यहाँ पे जो दिया गया है, विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना की ओर से जॉन निकल्सन और लेफ्टिनेंट हडसन इनको भेजा गया था। इस संघर्ष में जॉन निकल्सन जो है गंभीर रूप से घायल हो गया और मारा गया था, जबकि हडसन बहादुर शाह जफर के बेटों की हत्या की और दिल्ली पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। तो भारत के इतिहास में कुल 3 मुख्य दिल्ली दरबार आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1877 को वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। इसी दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद यानी कि भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। उसके बाद द्वितीय दरबार जो हुआ था वो हुआ था 1903 में। उस समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। उसके बाद है तृतीय दरबार, ये हुआ था 1911 में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन में 1911 का तृतीय दरबार हुआ था और एडवर्ड 7 के राज्यारोहण पर 1903 में द्वितीय दरबार हुआ था। तृतीय दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो ये ध्यान रखना है, 1877, 1903 और 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो 1833 के चार्टर अधिनियम की धारा जो थी 87, इसके तहत यह ऐतिहासिक घोषणा की गई थी कि कंपनी के अधीन किसी भी भारतीय नागरिक को केवल उसके धर्म, जन्म स्थान, वंश, रंग या इनमें से किसी भी कारण से किसी पद या रोजगार के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने वर्ष 1904 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के बैनर तले और भारतीय संस्कृति व शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी मुख्य भूमिका निभाई थी, जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बीएचयू बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया है यहाँ पे इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल जो आया था वो आया था 1883 से 84 के बीच में, और उस समय कौन सा लॉर्ड था? तो लॉर्ड रिपन था। ठीक है, तो इस बिल का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना था, जिसका गोरो ने श्वेत विद्रोह करके विरोध किया था। ये ध्यान रखना है कि लॉर्ड रिपन को ही भारतीय उद्धार का जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद है द्वितीय अफगान युद्ध। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1878 से 80। उस समय लॉर्ड कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। ऑप्शन हो जाएगा 1। तो लिटन की आक्रामक फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण यह युद्ध हुआ था। तीसरा है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। तो ये आया था 1850 में और उस समय लॉर्ड था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। इसे लेक्सी लोकी कानून
भी कहते हैं, जिसके तहत ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित न करने का प्रावधान था। प्राचीन स्मारक अधिनियम, तो प्राचीन स्मारक अधिनियम आया था 1904 में और ये था लॉर्ड कर्जन उस समय। इसके तहत भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग को मजबूत किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? जो नहीं थे हमें वो चुनना है। तो देखिए, अहरार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1910 के आसपास। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, मजहरुल हक, मौलाना जफ़र अली खान और हसन बरवी जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं द्वारा की गई थी। तो हसन इमाम जो दिया है वो इसमें शामिल नहीं है, हसन बरवी जो थे वो इसमें शामिल थे। बाकी बी, सी और डी ये अहरार आंदोलन से संबंधित थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कार्यानंद शर्मा। तो कार्यानंद शर्मा कहाँ के हैं? तो ये हैं मुंगेर के। तो मुंगेर के बढ़ैया टाल या बकास्त आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था, ये ध्यान रखना है, बार बार ये पूछा गया है प्रश्न। यदुनंदन शर्मा, तो ये है अन्नावारी से, ऑप्शन होगा इसका 3। तो गया के नियामतपुर और अन्नावारी सत्याग्रह से ये जुड़े हुए थे। उसके बाद है जमुना कारजी। तो जमुना कारजी संबंधित है गया से, बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ और हुंकार पत्रिका से जुड़े हुए व्यक्ति थे ये। उसके बाद है राहुल सांकृत्यायन, तो ये सारण से थे। इन्होंने सारण के अंबारी और छपरा क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का सी और 3, बी का 3, सी का 1, डी का 4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नवयुग पत्रिका यहाँ पे जो दिया हुआ है ये S.A. डांगे ने लिखा था। यहाँ पे जो लिखा यहाँ पे दिया है ये गलत है। एक्चुअल में इसका जो संपादन किया था वो था मुजफ्फर अहमद। तो ये वाला मिलान गलत है। उसके बाद एक सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल, ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली कॉमरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, तो ये बाकी तीनों सही है। नवयुग गलत है। एस.ए. डांगे भारत के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे और उनका समाचार पत्र था द सोशलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दिया गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। सुखदेव थापर इस कांड से संबंधित नहीं थे। वह बाद में भगत सिंह के साथ H.S. सारे जब इसको रीडिफाइन करके बनाया गया था तो लाहौर षड्यंत्र केस से सैंडर्स की जो हत्या हुई थी उससे ये सुखदेव जुड़े हुए थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में ये शामिल नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नाम याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। यहाँ पे क्या दिया है 1920, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है। फिर गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 दिया है, तो ये बिल्कुल सही है, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल, ये याद रखना है। फिर गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931, ये भी सही है, सही मिलान है इसका। फिर पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932। एग्जैक्ट डेट याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था सारण में। तो फतेह शाही विद्रोह जो कि 1767 से 1795, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। तो ये उसी रिफरेंस में है, अभी मैं बताऊंगा इसको कि फतेह शाही विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के शुरुआती विद्रोह में से एक है।
हूसापुर जो कि सारण जिला के वर्तमान गोपालगंज के पास है के राजा जो थे फतेह बहादुर शाही ने बक्सर युद्ध के बाद यानी 1764 के बाद अंग्रेजों द्वारा दीवानी अधिकार प्राप्त करने और राजस्व मांगे जाने के विरोध में यह विद्रोह किया था और जिसका नाम था फतेह शाही विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1857। तो पटना के एक बुक सेलर पीर अली ने 3 जुलाई 1857 को पटना में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। इस विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर लॉयल मारा गया था। इसके बाद पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली को गिरफ्तार कर 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? तो नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की औपचारिक स्थापना की गई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो इसके प्रथम सचिव थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि बाद में आगे चलकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने। तो ये इससे संबंधित फैक्ट याद रखना है। और 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही अखिल भारतीय किसान सभा बनाया था और बिहार में बिहार प्रांतीय किसान सभा बनाया था 1929 में, 7 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे हसन इमाम। तो वर्ष 1908 में सोनपुर मेले के दौरान ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इस नवनिर्मित कमेटी के पहले अध्यक्ष के रूप में सैयद हसन इमाम को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो 22 में कब हुआ था? गया में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन 1922 में बिहार के गया शहर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। इसी अधिवेशन में परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी गुटों के मतभेद के बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये भी फैक्ट याद रखना है। इससे संबंधित और 2 फैक्ट यहाँ पे लिख लीजिए आप कि 1912 में बांकीपुर जो कि पटना में है, यहाँ पे 27वां अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। ये बिहार में पहला अधिवेशन था। फिर 1922 में यहाँ पे मैंने लिख दिया है गया का 37वां अधिवेशन, यानी ठीक 10 साल बाद चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। फिर एक 1940 में हुआ था रामगढ़ में। उस समय झारखंड जो था बिहार का ही हिस्सा था, तो कह सकते हैं कि बिहार में ही 1940 वाला भी हुआ था। हालांकि अभी ये झारखंड में है रामगढ़। उस समय जो ये हुआ था ये 53वां अधिवेशन था और अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी हमें दिया है, हमें बताना है किस तरीके की श्रेणी है। तो ये जो श्रेणी दिया गया है ये एक स्पेशल श्रेणी है। इसका नाम है चरघातांकीय श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। ये होता है e⁻x बराबर 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 प्लस x³ का फैक्टोरियल 3 प्लस x⁴ का फैक्टोरियल 4, ऐसे ही करके अनंत तक जाता है। फिर अब फैक्टोरियल को जब ओपन करते हैं तो 1 का 1 हो जाएगा, x²/2। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है और 4 का फैक्टोरियल होता है 24 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर sin थीटा हो तब थीटा का मान क्या होगा? तो इसमें क्या कीजिए, cos थीटा को इसमें भाग दे दीजिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा sin थीटा बट्टे में cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा = 1। तो थीटा का मान क्या होगा? π/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हमें दिया है nC22 बटे में n-1 C2 बराबर 2, जहाँ पे n बड़ा है 1 से, तो n का मान हमें बताना है। यहाँ पे दरअसल ये 2 है, सिर्फ 22 नहीं है, इसको 2 याद करके रखें, ठीक है। nC2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम NC2 का मान निकालेंगे। तो NC2 बराबर क्या होगा, तो ये होगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है, और n माइनस वन C2 क्या होगा, तो ये होगा n माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई टू। अब हम क्या करेंगे, समीकरण में इन दोनों का मान रखेंगे। तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू बटे में n माइनस वन इंटू एन माइनस टू बटे में टू बराबर टू। टू से टू कैंसिल, n माइनस वन से ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, n बटा एन माइनस टू बराबर टू। तो ये हो गया n इज इक्वल टू टू एन माइनस फोर, तो n बराबर हो जाएगा फोर। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 5/3 एक्स स्क्वायर 5/3 एक्स माइनस 10/3 बराबर 0 हो, तब एक्स का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5/3 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 5/3 कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए 10/3 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 5/3, और जब 5/3 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। तो ये कांस्टेंट है, इसको इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस टू बराबर 0। तो हमें फैक्टर यानी गुणनखंड क्या मिल गया, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन बराबर 0। तो एक्स का मान हमें मिला माइनस टू और एक प्लस वन। अब हमें बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। तो ऑप्शन में सिर्फ एक दिया है डी, तो हम इसको मार देंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जो फंक्शन दिया है हमें नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से लेकर के प्राकृतिक संख्या के बीच है, और फंक्शन इस तरीके से परिभाषित किया गया है, और एक दूसरा फंक्शन है जी जिसका ऐसे परिभाषित किया गया है। तो GOF यानी कंपोजिट फंक्शन पूछ रहा है हमें। हिंदी में कंपोजिट को संयुक्त फलन बोलते हैं। तो GOF1 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया G ऑफ F ऑफ 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F1 का मान निकालेंगे। तो F1 का मान F क्या दिया है हमें, Fx बराबर दिया है 3x प्लस 7। तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 यानी कि 10। तो F1 का मान मिल गया 10। अब यहाँ पे हम रख देंगे 10, तो G 10 हो गया। तो 10 का मतलब क्या है, x के जगह पे 10 है, तो gx ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ है 5x प्लस 1। तो g का मान यहाँ पे x के जगह पे 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 1 बराबर 51। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि log a बटे बी प्लस log b बटे ए बराबर log a प्लस बी है, तो हमें बताना है कि a और b में क्या संबंध होगा। तो देखिए, जब एक प्रॉपर्टी ये होता है कि log x प्लस log y हो, तो ये हो जाता है log x इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x मान लेंगे, ये मन में इसको y मान लेंगे, तो ये हो जाएगा log a बाई बी गुने b बाई ए बराबर log a प्लस बी। log से log कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी, ये a से कैंसिल, b से b कैंसिल, तो एक बचेगा, तो a प्लस बी बराबर 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अंक ज्ञात करें जो 15 से गुणा करने पर 196 से बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं वो अंक जो है वो x है। x में क्या किया हमने, 15 से गुणा किया। 15 से गुणा करने के बाद क्या है, 196 से बढ़ गया, यानी कि पहले संख्या x थी, अब इसमें 196 बढ़ गया है। तो देखिए ये क्या हो गया, 14x बराबर 196 हो जाएगा। तो x बराबर 14 हाँ 196, तो x का मान हमें मिल गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण दिया है हमें x और y का इसमें से मान निकालना है। देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप x और y का मान रख लीजिए, अगर वो संतुष्ट करता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि आप निकालिए, सिंपल सा है, इसको जोड़ दीजिए, 3y से 3y कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6x बराबर 3 3 6 4 2 6 66। तो x बराबर यहाँ से हमें क्या मिल गया 11, यानी ये और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, 2x माइनस 3y बराबर हमें 23 दिया है, तो इसमें x का मान रखिए 2 गुने 11 माइनस 3y बराबर 23। तो 3y बराबर क्या होगा 22 माइनस 23। तो y बराबर क्या होगा -1/3। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 और उनका महत्तम समापवर्तक दिया है 4, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा हमें। तो देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया हो a अनुपात b और उनका HCF दिया हो h, तो संख्याएं क्या हो जाती है AH और BH हो जाती हैं।
तो इस केस में हमारी संख्याएँ क्या हो जाएंगी, 3 गुने 4 HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 4 गुने 4, तो हमें संख्या मिल गई 12 और दूसरी संख्या मिल गई 16। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि LCM गुने HCF बराबर A गुने B होता है। LCM निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। HCF हमें कितना दिया है, 4 दिया है और A 12 है और B 16 है, तो 4 चौके 4 3 12 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो पहली 8 अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। जोड़ते हैं अब 2 3 5 5 10 7 17 1 18 3 21 21 7 28 28 9 37 के साथ हासिल 3 3 1 4 5 6 7, तो 77 मिला हमें, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की चमक का कारण क्या है। तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत ही उच्च होता है, लगभग 2.42 होता है, जिसके कारण इसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, जो कि 24.4 डिग्री होता है। तो जब प्रकाश हीरे के भीतर प्रवेश करता है तो उसे इस तरह काटा जाता है यानी तराशा जाता है कि प्रकाश बार बार उसके भीतर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है और बाहर निकलते समय अत्यधिक चमक पैदा करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वो कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। तो देखिए केवल उत्तल दर्पण ही एकल ऐसा दर्पण है जो वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे ऊंचाई क्या है, उसकी वास्तविक है यानी कि प्रतिबिंब सीधा है, और 1/5 है यानी कि छोटा है, तो इसलिए यह निश्चित रूप से ही उत्तल दर्पण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि। तो कोहरा एक प्रकार का एरोसोल कोलाइडल विलयन है जिसमें हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें तैरती रहती हैं। तो जब प्रकाश इन बूंदों पर पड़ता है तो टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे प्रकाश फैल जाता है और हमारी आंखों तक सीधा नहीं पहुंच पाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णित हो जाने की वजह से हमें कोहरे में हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो जूल के तापन नियम के अनुसार तारों में गर्मी के रूप में शक्ति का नुकसान होता है। P लॉस बराबर होता है I²R। यदि हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो समान शक्ति भेजने के लिए धारा का मान बहुत कम हो जाता है। तो धारा कम होने से तारों में I²R के रूप में होने वाला ऊर्जा या शक्ति क्षय न्यूनतम हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तार की लंबाई पर। तो किसी फ्यूज तार की करंट रेटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी ऊष्मा बर्दाश्त कर पिघल सकता है। तो गणितीय रूप से अगर आप देखेंगे तो फ्यूज की तार की क्षमता केवल उसके पदार्थ की प्रकृति, तार के परिधि त्रिज्या और उसके परिवेश पर निर्भर करती है। यह तार की लंबाई से स्वतंत्र होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, जबकि परिधि पर, पदार्थ पर और इसमें प्रवाहित धारा पर, तीनों पर निर्भर करती है। कभी कभी पूछ देता है कि फ्यूज तार किससे बना होता है। तो ये आमतौर पर टीन प्लस लेड से बना होता है। टीन इसमें होता है 63% और लेड होता है 37% के मिश्र धातु से बना होता है, और इसे परिपथ में हमेशा फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि। इसका आंसर क्या होगा, तो धातु में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। तो जब तापमान बढ़ाया जाता है तो धातु के जो लैटिस है, जालक हैं, उसमें मौजूद परमाणु या आयन अत्यधिक ऊर्जा पाकर तेजी से कंपन करने लगते हैं, और इन कंपन करते हुए परमाणुओं से बहते हुए इलेक्ट्रॉन बार बार टकराते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण वैद्युत चालकता घट जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कि उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब किसी चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी तापीय ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके कारण
पदार्थ के भीतर व्यवस्थित चुंबकीय जो डोमेन होते हैं उसकी दिशा अस्त व्यस्त हो जाती है और संरेखन बिगड़ने के कारण उनका शुद्ध चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है और वे अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, गर्म किए जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? तो हॉट वायर एमीटर्स का प्रयोग जो है वो जूल के तापन प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चूंकि उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए धारा की दिशा चाहे वो AC हो या DC हो से ऊष्मा उत्पादन कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों के मापन के लिए किया जा सकेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, AC और DC दोनों के। नेक्स्ट है, फोटोन क्या है? तो फोटोन प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो आधुनिक भौतिकी के अनुसार प्रकाश तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडल के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू, यानी यहाँ पे न्यू को जब हटाएंगे जो कि फ्रीक्वेंसी है तो hc/λ होती है। तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है शून्य होता है, ये फैक्ट याद रखना है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन है? तो ये है ऑप्शन सी, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1 यानी हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूटेरियम यानी कि 2H1 और ट्रिटियम यानी 3H1। तो इनमें से ट्रिटियम जो है आवर्त सारणी का सबसे हल्का समस्थानिक है जो अस्थिर होता है और रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है। यह बीटा कणों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्मेनाइट। इल्मेनाइट का जो फॉर्मूला होता है FeTiO3। तो इल्मेनाइट टाइटेनियम और लोहे का एक प्रमुख ऑक्साइड खनिज है। भारत के तटीय इलाकों विशेष करके केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के समुद्र तट की जो रेत है उसमें इल्मेनाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टाइटेनियम को इसकी मजबूती और हल्केपन के कारण भविष्य की धातु या रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। डोलोमाइट जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है और चाल्कोपाइराइट जो है ये कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH परिवर्तित होता है? तो किण्वन की प्रक्रिया में ईस्ट द्वारा स्रावित जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को इथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। तो जब C6H12O6 जाइमेज और ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा C2H5OH यानी इथिल अल्कोहल और 2CO2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा जाइमेज। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे दिया है इन्वर्टेज, तो ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। उसके बाद माल्टेज दिया है तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है ये, और डाइस्टेज दिया है तो ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो आइसक्रीम एक प्रकार का इमल्सन है, कोलाइड है। जिलेटिन एक रक्षी कोलाइड के रूप में कार्य करता है। तो यह आइसक्रीम के संगठनों को आपस में अलग होने से रोकता है और प्रशीतन के दौरान बर्फ के बड़े बड़े क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को रोकता है, जिससे आइसक्रीम चिकनी और मलाईदार बनती है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये पी नहीं, घी है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो घी एक शुद्ध वसा है, यह कोलाइड विलयन नहीं है। ये क्या है, फैट है, होमोजीनस फैट। जबकि दूध, रक्त और मक्खन सभी कोलाइडल तंत्र के उदाहरण हैं। तो दूध द्रव में द्रव का कोलाइड है। रक्त क्या है, तो ये द्रव में ठोस का कोलाइड है। और मक्खन क्या है, तो ठोस में द्रव का कोलाइड है। ये एक प्रकार का जेल है। जब ठोस में द्रव का कोलाइड होता है तो उसे जेल बोलते हैं। द्रव में ठोस का कोलाइड तो ये होता है सोल, और द्रव में द्रव का कोलाइड ये होता है पायस यानी कि इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें कौन सी हैं? तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और एक ये क्या है, एक रंगहीन गैस है। जब यह वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो यह तुरंत ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 बनती है, जो कि गहरे भूरे रंग की तीखी गैस होती है। तो ये रिएक्शन जब अगर कराएंगे तो 2NO + O2 गिव्स आउट
2NO2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा NO + O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से हमें चूज करना है। तो आवर्त सारणी के जो वर्ग 16 है, वो 16 के जो हाइड्राइड हैं, ऊपर से नीचे जाने पर आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ना चाहिए था, परंतु ऑक्सीजन की उच्च ऋणात्मकता के कारण H2 के अणुओं के बीच मजबूत अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और इस बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे पानी का क्वथनांक अप्रत्याशित रूप से अधिक हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा H2O। देखिए वर्ग जो 16 है उसका जो हाइड्राइड यदि बनाएंगे H2O, H2S, H2SE, H2TE, ठीक है। तो इसमें जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए कमरे के तापमान पर एक गैस होता है जबकि पानी एक द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है। तो जो गैमेक्सिन है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर आधारित है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। जो इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6Cl6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है। तो ये है मेथिल सैलिसिलेट। ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसका फॉर्मूला होता है C8H8O3। ये एक कार्बनिक एस्टर है। इसकी गंध विंटर ग्रीन नामक पौधे की पत्तियों जैसी तीखी और सुखद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया की पहचान की जा सकती है। तो बाईयूरेट यानी कि बाईयूरेट टेस्ट द्वारा ही इसका पहचान किया जा सकता है। जब यूरिया यानी कि यूरिया का जो फॉर्मूला होता है याद रखना है NH2CO NH2 को, जब यूरिया को उसके गलनांक तक धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस निकलती है और बाईयूरेट नामक यौगिक बनता है। इस बाईयूरेट के जलीय विलयन में कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर एक विशिष्ट बैंगनी रंग प्राप्त होता है। इसी को बाईयूरेट परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला एक बेहद लोकप्रिय रसायन है जो सामान्य चीनी से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। यह एक डाइपेप्टाइड मिथाइल एस्टर है। इसका उपयोग व्यापक रूप से डाइट सोडा, ठंडे खाद्य पदार्थों और शुगर फ्री पेय पदार्थों में किया जाता है क्योंकि शरीर को अतिरिक्त कैलोरी दिए बिना मिठास देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त को। तो थैलेसीमिया एक जन्मजात या आनुवांशिक रक्त विकार है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण सामान्य से बहुत कम होता है। इसके कारण गंभीर एनीमिया हो जाता है और रोगी को जीवित रहने के लिए बार बार बाहर से रक्त चढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परिपक्व पुटी। तो एंटमीबा हिस्टोलिका एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मानव की बड़ी आंत में रहता है और अमीबा सिस या पेचिस नामक रोग पैदा करता है। इसकी चतुष्केंद्रीय परिपक्व पुटी अवस्था ही संक्रामक होती है जो दूषित पानी या भोजन के माध्यम से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकार से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। सत्य उभयचर जंतु नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कछुआ। तो कछुआ उभयचर नहीं है बल्कि ये सरीसृप का जंतु है क्योंकि ये फेफड़ों से सांस लेता है। इसकी त्वचा शुष्क और सल्कों से ढकी होती है और ये जमीन पर अंडे देता है। जबकि मेंढक, टोड और सैलमेंडर सभी वास्तविक उभयचर हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं और अंडे देने के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु यह श्वसन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। हाइड्रा संघ सिलेंट्रेटा का एक सरल जलीय जंतु है। इसके शरीर में कोई परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त नहीं पाया जाता। श्वसन के लिए इसमें कोई विशेष अंग भी नहीं होते। ये सीधे अपनी त्वचा या शरीर की बाहरी सतह से विसरण विधि द्वारा पानी में घुली ऑक्सीजन ग्रहण करता है और श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। तो दीमक मुख्य रूप से लकड़ी खाती है जिसमें प्रचुर मात्रा में सेलुलोज होता है। दीमक के पास स्वयं सेलुलोज पचाने वाले एंजाइम नहीं होते। उसकी आंत में ट्राइकोनिम्फा नामक एक सहजीवी प्रोटोजोआ रहता है और यह प्रोटोजोआ सेलुलोज एंजाइम का स्राव करता है जो सेलुलोज को आसानी से पचा देता है। बदले में दीमक उसे भोजन और सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरिक अम्ल। तो पानी की कमी से बचने के लिए पक्षी, सरीसृप और कीट अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को कम पानी के साथ गाढ़े पेस्ट या सफ़ेद ठोस के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जिसे यूरिक अम्ल कहते हैं। और ऐसे जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ये एक बार पूछा गया था, यूरिकोटेलिक। क्वेश्चन है कि नारियल के फलों का फैलाव होता है, फैलाव मतलब जो डिस्पर्सल है एक जगह से दूसरी जगह का, उसके बारे में बात कर रहा है। तो किसके कारण होता है? तो नारियल के फल का जो फैलाव है वो जल द्वारा होता है, हमको पता है। तो नारियल की बाहरी और मध्य परत यानी कि मेसोकार्प अधिक रेशेदार होती है और इन रेशों के बीच हवा फंसी होती है, तो जो फल को हल्का बनाती है और उसे पानी पर तैरने में मदद करती है। इस प्रकार नारियल पानी के बहाव के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, मेसोकार्प। नारियल का खाने योग्य भाग कौन होता है? तो भ्रूणपोष होता है, जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं दिया है, तो ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो ये होते हैं समपार्श्विक, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल संयुक्त, समपार्श्विक और खुले होते हैं। समपार्श्विक का अर्थ है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं, जिसमें फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ होता है। और खुले होने का अर्थ है कि इनके बीच कैम्बियम पट्टी पाई जाती है, जो द्वितीयक वृद्धि यानी मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। तो क्लोरोसिस उत्पन्न होता है लौ रहित माध्यम में, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो क्लोरोसिस वह स्थिति है जिसमें पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण रुक जाता है या वह नष्ट हो जाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम मुख्य तत्व है, लेकिन इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए लोहा अत्यंत आवश्यक है। अतः लौह रहित माध्यम में पौधों में क्लोरोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो ये है प्लाज्मिड, ऑप्शन होगा हमारा बी। तो प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाए जाने वाले एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय छोटा गोलाकार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो स्वतंत्र रूप से द्विगुणन कर सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग वांछित जीन को एक जीन से दूसरे जीन में स्थानांतरित करने के लिए वाहक के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। तो प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ डॉक्टर शशि थरूर ने यह पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यह पुस्तक भारत में ब्रिटिश शासन के क्रूर और शोषक चेहरे के तथ्यों को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रश्न 2021 का है, तो उसके हिसाब से जो हमारा आंसर था वो था उत्तम पछार ने। ये फैक्ट याद रखना है कि इसकी स्थापना जो हुई थी ललित कला अकादमी की 5 अगस्त 1954 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली रविंद्र भवन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो ये था दिल्ली का मोटेरा स्टेडियम, सॉरी गुजरात के अहमदाबाद में है, ये दिल्ली में नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 24 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में COP14 का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है उमंग कुमार, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था जनवरी 2018 में, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये 2021 के प्रश्न के हिसाब से SC शर्मा यानी प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफ एक्सपो 2020 का विषय क्या है? तो ये है इंडिया दी मैन्युफैक्चरिंग हब इमर्जिंग डिफेंस, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौरी सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ था बेंगलोर में। ये सब करंट अफेयर्स के प्रश्न है, इसलिए मैं इन्हें तेज़ी से भगा रहा हूँ, इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? तो गीता गोपीनाथ थी उस समय, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP
COP26 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये 26वां जो हुआ था ये ग्लासगो में हुआ था, जो कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? तो ये है सऊदी अरब की आधिकारिक नागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92 एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था? तो 2021 के हिसाब मतलब 2020 का ये पूछ रहा है, तो ये पैरासाइट मूवी थी। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ये दक्षिण कोरियाई फिल्म थी जिसके निर्देशक थे बॉन्ग जून हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, वे कौन सा खेल खेलते थे? तो कोबे ब्रायंट थे बास्केटबॉल। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई है? तो पहली हिंदू महिला जज सुमन कुमारी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 2019 में इन्हें पाकिस्तान में सिविल जज के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता हैं लुईस ग्लुक। ऑप्शन हो जाएगा डी। उन्हें ये पुरस्कार उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए दिया गया, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन। तो भारत के उस समय के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो कश्मीर की बेटी के लेखक हैं डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। तो कश्मीर की बेटी ये बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में कश्मीर की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक ताने बाने को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में जल जीवन हरियाली के अभियान की शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रश्न जो है अगस्त 2021 के तत्कालीन करंट अफेयर्स पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किए गए हैं कामेश्वर चौपाल को। ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है। तो गंगा जल आपूर्ति योजना के प्रथम चरण के तहत बिहार के जल संकट वाले शहरों में राजगीर, गया और बोध गया में पेयजल के रूप में गंगा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन के समय नवादा इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं था, नवादा को अगले चरण में जोड़ा गया था। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नवादा। बोध गया नालंदा में है, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं विजय कुमार चौधरी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो है वीरपुर में है, जो कि सुपौल जिला में स्थित है। कहाँ पे है? सुपौल जिला में। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले प्रश्न जो था वो भारतीय करंट अफेयर्स पे था, उसके बाद प्रश्न बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ। ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। कौन कौन सी? तो एक थी रानी रामपाल किससे रिलेटेड थी? तो ये थी हॉकी से रिलेटेड। दूसरा है विनेश फोगाट, ये थी कुश्ती से। और एक है मनिका बत्रा, ये है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो ये है ऑप्शन सी दिव्यावदान।
दिव्यावतान एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मौर्य सम्राट बिंदुसार को स्पष्ट रूप से एक अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया है। इस ग्रंथ में बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह और उसे दबाने के लिए अशोक को भेजे जाने का भी विशद वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 9। तो गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का उल्लेख है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पूरी तरह पराजित करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो ये थे आर.एस. शर्मा यानी कि रामशरण शर्मा। तो ऑप्शन होगा हमारा बी। तो प्रसिद्ध वामपंथी इतिहासकार प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने अपनी पुस्तक इंडियन फ्यूडलिज्म यानी भारतीय सामंतवाद में यह तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तर गुप्त काल में वाणिज्यिक व्यापार के पतन के कारण मुद्रा अर्थव्यवस्था यानी कि धन अर्थव्यवस्था का ह्रास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सामंतवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में धार्मिक कार्यों, शिक्षण और शाही दरबार में सलाहकार या पुरोहित के रूप में जुड़े ब्राह्मण को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की व्यापक प्रथा थी, जिसे अग्रहार या ब्रह्मदेह भी कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मण। और इस तरीके की भूमि को क्या बोलते थे? तो अग्रहार बोलते थे। ये एग्जाम में पूछा गया है। या फिर ब्रह्मदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? तो इसे नियुक्त किया था मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। ऑप्शन होगा हमारा ए। तो सुल्तान रजिया सुल्ताना के पतन के बाद जब मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1282 दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने बलबन को उसकी वफादारी और सैन्य कुशलता के लिए अमीर ए शिकार यानी कि शाही शिकार का प्रबंधक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। बलबन से संबंधित कुछ फैक्ट याद रख लेने हैं कि रजिया के समय वो अमीर आखुर था, बहराम शाह के समय वो अमीर शिकार बना, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय वो अमीर हाजिब बना और नासिरुद्दीन महमूद के समय वो नायब ममलिकात यानी वजीर बना और अंततः स्वयं सुल्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो ये था लगभग क्या एग्जैक्टली 7 था। मुगल सम्राट अकबर ने 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक सूबा बनाया था और आईने अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया है उसमें उसके अनुसार उस समय बिहार सूबा 7 सरकार यानी जिलों और 199 परगनों में विभक्त था। ये जो 7 सरकारें थी मैं उनका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला था पटना, दूसरा मुंगेर, चंपारण, सारण, हाजीपुर, रोहतास और तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो ये शेर शाह सूरी ने विकसित किया था। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी सूर्य वंश का संस्थापक था जिसने अपने साम्राज्य में सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी थी। उसने प्रांतों को सरकार में और सरकारों को परगना में विभाजित किया। परगना स्तर पर शासन चलाने के लिए उसने सिकदार और मुंसिफ यानी कि अमीन की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलमगीरनामा को किसने लिखा था? तो आलमगीरनामा को लिखा था मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदोन्नत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? यहाँ पे स्त्रियाँ होगा, ये जो लिखा गया है ये यहाँ पे इसको स्त्री मान लीजिए। उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। तो ये था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। तो समकालीन जो इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय हिंदू जमींदारों, मध्यस्थों जैसे कि खूत, मुकद्दम और चौधरी के विशेषाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए थे। उसने उन पर कठोर कर जैसे चराई कर और गढ़ी कर लगाए, जिससे वे इतने निर्धन हो गए कि उनके परिवार के सदस्यों को दूसरे घरों में काम करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो ये था बलबन। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो गुलाम वंश के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ाने के लिए राजत्व का दैवीय सिद्धांत लागू किया था। इसके तहत उसने दरबार में ईरानी परंपराएं शुरू की जिसमें सिजदा और पाबोस। सिजदा मतलब घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पाबोस मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये याद रखना है सिजदा और पैबोस।
पैबोस या पाबोस भी बोलते हैं। बलबन ने फारसी नव वर्ष त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा भी शुरू की थी और उसने चालीसा दल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। तो 1850 और 60 के दशक में ब्रिटेन के कपड़ा मिलों को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कपास की जरूरत थी और 1861 में अमेरिकी गृह छिड़ जाने के कारण अमेरिका से कपास की आपूर्ति ठप हो गई थी। ऐसी स्थिति में मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने ब्रिटिश भारत पर सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास की खेती को बढ़ावा दे और बुनियादी ढांचे में सुधार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मुर्शिद कुली खां ने। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां थे। कब से कब? तो 1717 से 1727। इन्होंने प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों के तहत बंगाल की पुरानी जमींदारी व्यवस्था को पुनर्गठित किया था। इस प्रकार बंगाल में एक वफादार नया भू अभिजात वर्ग अस्तित्व में आया था इन्हीं पॉलिसी के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक और संपादक कौन था? तो ये थे शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1868 में। कहाँ पे? तो जेसोर में। जेसोर कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है। उस समय ये भारत का हिस्सा था। तो शिशिर कुमार घोष और उनके भाई थे मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। आरंभ में यह एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी जो बाद में दैनिक अंग्रेजी अखबार बन गई। यह अपने प्रखर राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती थी। दैनिक अंग्रेजी अखबार कब बनी थी? तो जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसके सज़ा से बचने के लिए अंग्रेजी भाषा में ये रातों रात बदल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता को शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। हालांकि सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय से विकसित हो रही थी, लेकिन भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक रहे, इन्होंने इसे अत्यंत कठोर और सुस्पष्ट रूप से परिभाषित व लागू किया। कर्जन का स्पष्ट रूप से मानना था कि रियासतों के राजा केवल ब्रिटिश ताज के एजेंट या सेवक मात्र हैं और ब्रिटिश सत्ता सर्वोपरि है। उसने राजाओं के विदेश जाने और उनके आंतरिक प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप के कड़े नियम बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? तो ये था डॉक्टर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के जनक थे। इन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक सुधारों की वकालत की। उन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओं और लेखों में तत्कालीन समाज में प्रचलित दास प्रथा की कड़ी आलोचना की थी और तर्कों के साथ यह सिद्ध किया कि कुरान और इस्लाम के मूल सिद्धांतों के तहत दासता पूरी तरीके से गैर इस्लामी और अमानवीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो ये था ऑप्शन ए हो जाएगा विलियम टेलर। तो 1857 के संग्राम के समय पटना प्रमंडल का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर विलियम टेलर था। उसने पटना में राष्ट्रवादी और विद्रोहियों को कुचलने के लिए अत्यधिक दमनकारी नीतियाँ अपनाई थी। विलियम टेलर ने ही पटना के प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था और पीर अली को फांसी की सजा दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। तो जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 21 से 22 अप्रैल 1858 को बलिया के पास मनियर में गंगा नदी पार करते समय ब्रिटिश कमांडर ब्रिगेडियर डगलस की सेना ने उन पर हमला किया और इस युद्ध में एक गोली कुंवर सिंह के हाथ में लगी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं अपना हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर सावरकर। वीर दामोदर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम है इनका। तो विनायक दामोदर सावरकर जी और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर जी ने वर्ष 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत की थी। इसी संगठन का नाम बदलकर 1904 में
अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया, जो इटली के मैजनी के यंग इटली मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो महात्मा गांधी जी ने ये लिया था निर्णय। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना उसकी सहमति के शामिल करने के विरोध में महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह या व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़हिया में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो मुंगेर जिला के बढ़िया टाल में जमींदारों द्वारा किसानों को उनकी काश्तकारी भूमि से बेदखल करने के विरोध में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने एक विशाल और ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बकास्त भूमि यानी कि वह भूमि जो मंदी के कारण लगान न चुका पाने पर जमींदारों द्वारा हड़प ली गई थी को किसानों को वापस दिलाना था। बढ़िया टाल आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कार्यानंद शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, हमें वो ढूंढना है। तो देखिए, अबोर झारखंड दिया है, यही पहला ही गलत हो गया है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो अबोर पहाड़ियाँ झारखंड में नहीं बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। यह पहाड़ी क्षेत्र भारत चीन सीमा के निकट है और यहाँ अबोर जनजाति निवास करती है। दूनगिरी पहाड़ी उत्तराखंड में है, गढ़वाल हिमालय का ही ये हिस्सा है। फिर मिकिर और रिंगमा असम काजीरंगा के पास स्थित है और नीमगिरी उड़ीसा में स्थित है। नीमगिरी पहाड़ियाँ जो बक्साइट खान और डोंगरिया कोद जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश की और भी पहाड़ियाँ हैं, आप याद रख सकते हैं, जैसे कि डफला, मीरी, अबोर मैंने यहाँ पे लिखा है, और एक है मिसमी। तो इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हैं, डिमैम, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो कोवालम कहाँ है? केरल में है। तो कोवालम भारत का एक प्रसिद्ध और खूबसूरत समुद्र तट जरूर है, लेकिन यह भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट नहीं है। हमें क्या ढूंढना था? सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा प्राकृतिक रेतीला समुद्र तट है मरीना बीच, जो कि चेन्नई में है। भारत में गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये वाला तो हमारा सही हो जाएगा। फिर भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, तो जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी में कर्नाटक में स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद महान सीमा भ्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली और विंध्य श्रेणी को अलग करता है और यह राजस्थान व गुजरात राज्य में निहित है, तो ये भी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो इसमें अमरावती, भवानी और हेमावती, ये तीनों नदियाँ जो हैं कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। इसके अलावा और भी हैं काबिनी, हरंगी, अर्कवती और सिमसा, ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? कावेरी की। यहाँ पे जो दूध गंगा दिया है ये इसकी सहायक नदी नहीं है, क्योंकि दूध गंगा नदी कावेरी की नहीं बल्कि कृष्णा नदी की है, सहायक नदी है। कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है भाई? पहला देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया है, जो कि 879 है। ठीक है। तीसरा है, मेघालय में 2001 से 11 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, तो ये बिल्कुल सही है, 27.9 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। उसके बाद है, सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। बिहार कुल साक्षरता में सबसे नीचे है, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता में राजस्थान के आंकड़े बेहद ही न्यूनतम है, तो ये था करीब 52.1% महिला का साक्षरता राजस्थान में।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है। कहवा मतलब कॉफ़ी के बारे में बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से कर्नाटक है। कर्नाटक भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत की कुल कॉफ़ी का लगभग 70% से अधिक अकेले कर्नाटक में उत्पादित होता है। कर्नाटक में चिकमंगलूर, कोडागू यानी कुर्ग और हसन मुख्य कॉफ़ी उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। प्रतिशत पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत मिजोरम में पाया जाता है और इसके बाद नागालैंड में पाया जाता है। मिजोरम में है 94.4% और नागालैंड में है 86.5%। यदि केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा टॉप पर 94.8%। हालांकि ये राज्य की बात कर रहा है, ना कि केंद्र शासित राज्य की बात, तो हम क्या करेंगे, मिजोरम को टिक कर देंगे। हालांकि परीक्षा में यदि सर्वाधिक जनसंख्या यानी संख्या के आधार पर पूछा जाए एसटी कहाँ पे है ज़्यादा, तो उत्तर हमारा क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन जब प्रतिशत पूछा जाए तो मिजोरम होगा। दोनों ही एम से है, याद रखना है, ये एमपी है, ये एमजे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो गलत है हमें वो बताना है। तो मुकाम्बिका जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य वो कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, सही है। कोटिगांव गोवा में है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी सही है। और जो नेयर छत्तीसगढ़ है ये गलत है कि नेयर वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि केरल में, केरल के स्पेशली तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। तो आंकड़ा जो है हमारा 2020 से 21 के अनुसार यदि हम देखें तो भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादक और खेती के रकबे में शीर्ष देशों में शामिल था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाता हमारा आंसर। और भारत दुनिया में दूध, जूट और दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चूँकि जूट या दाल सीधे तौर पर विशिष्ट रूप से स्पष्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कपास होगा। और यदि वर्तमान संदर्भ में पूछे तो हमारा विकल्प होगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है। रूस की एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है वो है अमूर नदी, ऑप्शन होगा सी। तो अमूर नदी रूस और चीन के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है और पूर्व की ओर बहते हुए प्रशांत महासागर यानी ओखोटस्क सागर में गिरती है। जबकि ओब, ओबी, लीन यानी एलियने और येनेसी ये नदियाँ उत्तर की ओर बहते हुए आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती हैं। अमूर नदी को चीन में हेइलोंग जियांग बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, हेइलोंग जियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो ये कहाँ पे है। तो माउंट किनाबालू या कोटा किनाबालू मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई है 4095 मीटर और यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे महत्वपूर्ण चोटियों में से एक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। यह चोटी जो है किनाबालू नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है रेगिस्तान के नाम और उससे संबंधित देश हमें चुनना है। तो दस्ते लूट जो है ये कहाँ पे है, तो ये है ईरान में। दस्ते लूट एवं दस्ते कबीर करके 2 रेगिस्तान हैं जो कि ईरान में है। ये अत्यंत गर्म और शुष्क नमक का मरुस्थल है, ये ध्यान रखना है। नूबियन मरुस्थल जो है यह सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है जो मुख्य रूप से सूडान में स्थित है। फिर मोजावे मरुस्थल जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया और नेवादा क्षेत्र में स्थित है, तो ये पहला हो जाएगा इसका। रबल खाली जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर रेतीला मरुस्थल है जो सऊदी अरब में है, तो ये हो जाएगा इसका 4। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है। जो नहीं है हमें वो बताना है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहते किसे हैं, तो यह जलवायु महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है, जहाँ सर्दियाँ वर्षा वाली और गर्मियाँ शुष्क होती हैं। तो मध्य कैलिफोर्निया
मध्य चिली और अफ्रीका, अफ्रीका का दक्षिणी छोर यानी केप टाउन क्षेत्र, इसके क्या है सटीक उदाहरण है। ये भूमध्य सागरीय प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड में नहीं पाई जाती। न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, न कि भूमध्य सागरीय शुष्क ग्रीष्मकालीन जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो हमें गलत कथन ढूंढना है। तो पहला देखिए, म्यांमार की राजधानी नेपिदाव है, तो बिल्कुल 2005 में यंगून से बदल दी गई थी, नेपिदाव हो गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद एक फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, तो फुलानी पश्चिम और मध्य अफ्रीका, विशेष रूप से नाइजीरिया के एक प्रमुख चरवाहा या घुमंतू जनजाति है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, तो ये गलत है। कोरोसी ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के केन्या में स्थित है। केन्या के रिफ्ट वैली क्षेत्र में स्थित एक निष्क्रिय या शांत शील्ड ज्वालामुखी है। जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, तो जार्विस और बाकर द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल द्वीपों के बेहतरीन उदाहरण है जो अमेरिका के नियंत्रण में है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में ये स्थित है। यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी का ही एक हिस्सा है जो भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, और इसी जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में काकोला जलप्रपात स्थित है? तो बिहार के किस जिले में है ये? तो नवादा जिले में है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। काकोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में एक बेहद ही खूबसूरत और प्राकृतिक जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 150 से 160 मीटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला जिला पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में होने के बावजूद शिवहर जो है जनसंख्या घनत्व इसका सबसे अधिक है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद स्थान आता है पटना का, यहाँ पे है 1823, और इसके बाद आता है दरभंगा 1728। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो कैमूर यानी भभुआ का है। कैमूर यहाँ पे 448 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और यदि राष्ट्रीय संदर्भ में पूछे कि बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जिसका औसत घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा जो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, जिसका है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? तो फल्गु नदी का नाम निरंजना था। बिहार के प्रसिद्ध फल्गु नदी को ही प्राचीन काल में निरंजना और कुछ स्थानों पर लीलाजन भी कहा जाता है इसको। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली लीलाजन और मुहाना नदियों के मिलने के बाद ही इसे फल्गु के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के तट पर बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वो कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किशनगंज। तो बिहार का सबसे उत्तर पूर्वी जिला किशनगंज हिमालय की तराई यानी शिवालिक और बंगाल की खाड़ी के मानसून मार्ग के निकट होने के कारण राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। लगभग 220 सेंटीमीटर से अधिक प्राप्त करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? तो ये होगा आंसर ऑप्शन सी, रोहतास। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का रोहतास जिला साक्षरता के मामले में शीर्ष पर है। रोहतास की कुल साक्षरता दर जो है वो है 73.37%। इसके साथ ही यह जिला पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों में ही बिहार में पहले स्थान पर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो वो है पूर्णिया, यहाँ पे दिया नहीं है, पूर्णिया है। यहाँ की साक्षरता दर है 51.08%। नेक्स्ट है, बिहार में 2017 से 18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था तत्कालीन आर्थिक सर्वेक्षण और कृषि उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? तो भारतीय संसद के द्वारा। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1) के तहत भारत की संचित निधि का प्रावधान है। संविधान के अनुसार संसद द्वारा पारित विनियोग विधेयक या वैध कानून के बिना संचित निधि से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम हमें चुनना है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के तहत राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो है यूपी में 31 सीट है, महाराष्ट्र में 19 सीट है और तमिलनाडु में 18 सीट है और बिहार में 16 सीट है, पश्चिम बंगाल में भी 16 सीट ही है। तो हमें क्या पूछ रहा है अवरोही क्रम, तो पहला आएगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक और दो कौन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा। तो संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके अनुसार संशोधन का प्रस्ताव केवल संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो ये क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। तो मूल संविधान में केवल मंत्रिपरिषद शब्द था, कैबिनेट शब्द नहीं था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं जब कैबिनेट उन्हें लिखित रूप में ऐसा परामर्श दे। तो कैबिनेट किसको बोलते हैं? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री की समिति को कैबिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होने हैं। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो उनके पास 4 विकल्प होते हैं। पहला होता है कि वो अपनी अनुमति दे सकता है, दूसरा है कि वह अपनी अनुमति रोक सकता है, तीसरा है कि वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, चौथा है कि वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो 5वां दिया है वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये गलत है। हालांकि हमें क्या पूछा है कि निम्न विकल्प होने हैं, तो कौन कौन से विकल्प होने हैं? 1 से लेकर के 4 तक। ऑप्शन में दिया नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो ये निर्धारित ऐसी संस्था द्वारा किया जाता है जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। तो संविधान का अनुच्छेद 243F2 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि पंचायत का कोई सदस्य अयोग्य हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न निर्णय के लिए ऐसे प्राधिकारी या संस्था को भेजा जाएगा जिसे राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा नामित या प्रदान करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य मेल को चुने। अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित, कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो ये भी जो मिलान दिया है गलत हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 40 किससे संबंधित? तो ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये भी गलत है, कार्य का अधिकार लिखा है। फिर अनुच्छेद 45 दिया है, तो अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। असत्य मेल के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी जो है असत्य हैं। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 230 के अनुसार केवल भारत की संसद को ही यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी भी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का विस्तार किसी केंद्र शासित प्रदेश पर कर सकती है या उसे वहां से हटा सकती है। राज्यों को इस संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 230 इस संबंध में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत
महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। और ये कौन करता है? तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है और इसे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा। तो ऑप्शन डी हो गया संसद के दोनों सदन। यहाँ पे ये लोक है, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो ये तो राज्य के राज्यपाल द्वारा, केंद्र में राष्ट्रपति करता है और राज्य में राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 213 के तहत। और केंद्र में करना हो तो भारत के राष्ट्रपति 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से लेकर के 1966। इसके बाद भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, फिर भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में और भीषण सूखा के कारण अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो गई थी। इस कारण चौथी योजना तुरंत शुरू नहीं की जा सकी और 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, एनुअल प्लान्स, जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है। इसके बाद चौथी योजना जो आई थी 1969 से लेकर के 1974 में शुरू की गई थी। अतः दोनों के बीच कितने वर्ष का अंतराल है? 3 वर्ष का अंतराल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर 2018-19 में कितना है? तो ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है उस समय का, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर उस समय के हिसाब से सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ कब से? तो जो धन शोधन निवारण अधिनियम है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको PMLA भी कहा जाता है, संसद द्वारा वर्ष 2002 में पारित किया गया था। लेकिन यह पूरे देश में 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ था। चूँकि 2005 नहीं दिया है तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रभावी हुआ पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। और यदि पूछता कि पारित कब हुआ है तो 2002 हमारा डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो जीवन प्रत्याशा सम्मिलित है, यानी कि दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का मापक है ये। फिर प्रति व्यक्ति आय, तो जीवन स्तर का मापक है ये। और फिर साक्षरता दर, तो ये भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है किस पर? तो 1991 में LPG रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारवादिता, निजीकरण और वैश्विकरण। तो उदारवादिता का मतलब क्या? कि उद्योगों को लाइसेंस राज और कड़े नियमों से मुक्ति दिलाना। निजीकरण का मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। और वैश्वीकरण का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। तो ये 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री VP नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के द्वारा ये काम किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही ऑप्शन हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइसेम यानी ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु परीक्षण योजना का एक कार्यक्रम है। तो ये किस तरीके का कार्यक्रम? तो ये ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। जो फुल फॉर्म है ये है ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये मतलब एम्प्लॉयमेंट है। तो इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 1979 को की गई थी और यह पूरी तरीके से ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। उस समय के तत्कालीन केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा? तो सितंबर 25, 2014 को किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, का लक्ष्य क्या है इसका? तो इसका है रूरल क्रेडिट देना या ग्रामीण साख। तो नाबार्ड की स्थापना विशेष रूप से कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण की व्यवस्था करने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1980 से 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात जो है वो है 918 है, 918 लिंगानुपात, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ये है ऑप्शन बी पटना। उस समय पटना की जो कुल आबादी थी वो थी 58,38,000 2011 की जनगणना के हिसाब से। इसके दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर आता था। बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला था शेखपुरा, जिसकी आबादी थी 6.36 लाख। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या क्या है? तो ये 38 है टोटल जिले। बिहार का 38वां जिला कौन है? तो अरवल है, जिसे 2001 में जहानाबाद जिले से अलग करके बनाया गया था। कुल 38 जिले, 101 अनुमंडल मतलब सब डिवीज़न, उसके बाद 534 प्रखंड, ये याद रखना है, और 9 प्रमंडल हैं। ये 9 प्रमंडल बड़ा होता है, जिला उससे छोटा, फिर अनुमंडल उससे भी छोटा, एंड उससे छोटा प्रखंड से छोटा गांव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या क्या है? तो टोटल 4 शहर चुने गए थे। कौन कौन सी? एक था पटना, दूसरा था भागलपुर सिल्क सिटी, मुजफ्फरपुर, ये था लीची नगरी, और एक था बिहार शरीफ नालंदा। ये 4 शहरों को चुना गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो जो साक्षरता दर है वो है 61.8%, जो कि लगभग 62 के बराबर है, और हमारे किसी ऑप्शन में 62 नहीं आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।